आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं रामकृष्ण शुक्ला। देश इन दिनों नई बहस और मुद्दे से गुजर रहा है। मुद्दा सियासी है और दरअसल सियासत जाति पर आधारित है। 2 फेज के इलेक्शन गुजर चुके हैं। इस बीच ये नई बहस क्या देश की दिशा तय करेगी? क्या देश में 2 चरणों में 190 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, यानी कुल 543 में से 35% सीटों के प्रत्याशियों के भाग्य ईवीएम में कैद हो चुके हैं। इन 2 चरणों में कम वोटिंग ने सियासी दलों के साथ वोटर्स को भी भ्रमित कर दिया है। उधर चुनाव प्रचार भी पीक पर पहुंच चुका है। सियासी दल एक दूसरे को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। के लोग कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे और फिर बयान आते हैं नहीं, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है। ठीक है, आरक्षण का मतलब क्या है? सबसे पहले कि देश में गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की भागीदारी होगी, यह है मतलब। साथियों, कांग्रेस ने 100 से ज्यादा देश के जिलों को ही पिछड़े घोषित करके उनको अपने हाल पर छोड़ दिया था। इन जिलों में सबसे ज्यादा एससी और एसटी परिवार के लोग रहते हैं। हमने उसको एक नया रूप दिया, नया मिशन लिया और हमने उसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाया, आकांक्षी जिला बनाया। बात करें अगर यूपी की 80 सीटों की, तो 80 सीटों वाले यूपी की 16 सीटों पर वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। 7 मई को 10 सीटों पर वोटिंग के साथ कवर हो जाएगा वेस्ट यूपी। 2 चरणों में कम वोटिंग का आकलन कर रही है पार्टियां। और इंडी अलायंस ने देश विरोधी और नफरत की राजनीति के 2 सेल्फ गोल कर लिए हैं। बीते चुनाव का ट्रेंड देखें तो बीजेपी और रालोद गठबंधन की सपा कांग्रेस पर बढ़त है। हालांकि यहां राजपूतों की नाराजगी एनडीए की मुश्किलें बढ़ा सकती है। उधर सपा सुप्रीमो अखिलेश के कन्नौज से उतरने और अमेठी रायबरेली से प्रियंका राहुल के नाम की चर्चा से सियासी ग्राफ में उछाल देखा जा रहा है। देश बदलाव चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को बदलना चाहते हैं। जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बदल देगी। जो लोग डबल इंजन की सरकार की बात करते थे, जो लोग डबल इंजन की सरकार के नाम पर वोट मांगते थे, उनकी होर्डिंगों पर केवल एक है, बाकी दूसरा इंजन गायब है। बहरहाल 2 चरणों के बाद तीसरे चरण की तैयारी जोरों पर है। नामांकन खत्म होने के बाद यूपी के 10 सीटों पर रस्साकशी देखने को मिल रही है। संभल, बदायूं, बरेली, आमला, मैनपुरी समेत इन 10 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 7 मई को होगा। उससे पहले 2 परिवारों के बीच की सियासी बयानबाजी खासी चर्चा का विषय बनी हुई है। समाजवादी पार्टी की बात और पीडी अलायंस और ये इंडिया अलायंस जो भी है, इनके बड़े नेताओं ने यह तय किया है अब, क्योंकि उनको पता है कि वो मोदी जी से उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं नहीं बोलूंगी, डर है, भय है। तो अब वो सारे बड़े नेताओं को अपने उतार रहे हैं चुनाव में। और पहले जो माना जाता था कि भाई केक वॉक की तरह जीत जाएंगे, हम कहीं से भी लड़ जाएंगे, हम जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो बहुत ही अच्छे नतीजों की तरफ संकेत है और कहीं ना कहीं घबराहट है भाजपा में, और मैं समझती हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कन्नौज लड़ने से और ये घबराहट में इजाफा हो गया। 4 जून को फाइनल तस्वीर सामने आएगी, लेकिन उससे पहले सियासी तपिश ने तमाम राजनीतिक दलों की हार्ट बीट बढ़ा दी है। इलेक्शन डेस्क, प्राइम टीवी। तो गुजरे हुए वक्त के साथ शायद मुद्दे बदलना और उन पर बहस जरूरी हो जाती है। कम से कम सियासी लिहाज से तो ऐसा ही मालूम पड़ता। तभी तो राम मंदिर पर क्रेडिट लेने के बाद पिछड़ों और दलितों के खैरख्वाह बीजेपी तख्तो ताज पचाने के लिए बड़ी जोर आजमाइश कर रही है। भगवान न करे इनमें से इंडिया अलायंस की सरकार आई, तीनों ने कहा था 1-1 साल हम प्रधानमंत्री पद बांट। 1 साल शरद पवार जी बनेंगे, 1 साल लालू जी बनेंगे, 1 साल ममता जी बनेगी, 1 साल स्टालिन बनेंगे और कुछ बचा खुचा होगा तो राहुल बाबा बनेंगे।
लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग और प्रचार अभियानों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। शुरुआती चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री अपनी सरकार के विकास के कामों के नाम पर वोट मांगते दिखे, लेकिन जल्द ही उनके भाषण ध्रुवीकरण की ओर मुड़ गए। दूसरे दौर के चुनाव से पहले दिए जा रहे उनके भाषणों में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश दिखी, तो तीसरे दौर से पहले के भाषणों में उनका जोर जातीय गोलबंदी के इर्द गिर्द है। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। तो फिर बयान आते हैं नहीं, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है। ठीक है, आरक्षण का मतलब क्या है? सबसे पहले कि देश में गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की भागीदारी होगी। यह है मतलब कि देश में जो सत्ता है, जो धन है, उसे न्याय के साथ बिना अन्याय बांटा जाएगा। रिजर्वेशन का यह मतलब है। रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका प्राइवेटाइजेशन, रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका अग्निवीर। जहां भी कमजोर लोगों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, किसानों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, वहां ये लोग, उनका ध्यान चला जाता है, उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। इस साल फरवरी में नरेंद्र मोदी ने संसद में खुद के ओबीसी होने पर जोर दिया था और खुद को पिछड़ों का खैरख्वाह करार दिया था। आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहां, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। बिहार में जातिगत सर्वे के नतीजे आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जब बीजेपी सरकार में ओबीसी के प्रतिनिधित्व का सवाल उठाया तो इसका जवाब था मध्य प्रदेश में पिछड़ी जाति के नए मुख्यमंत्री के ताजपोशी डॉक्टर मोहन यादव। फिलवक्त जब देश भर में जाति और जाति आधारित आरक्षण पर बवाल मचा हुआ है, तब यूपी की हॉट फेवरेट सीटों में से एक अमेठी में स्मृति ईरानी के नामांकन के दौरान मोहन यादव नजर आए और दरअसल ये मौजूदगी इस बात का भी जवाब थी कि बीजेपी यादव समेत गैर पिछड़ी जातियों का ना तो हक छीनना चाहती है और ना ही तीसरी बार सरकार में आने पर छीनेगी। और साथ ही ये जवाब था राहुल गांधी के उस सवाल का भी। बड़े जोर शोर से कांग्रेस के बाबू साहब शहजाद ने आने की घोषणा करी, लेकिन आने के पहले ही पंचर हो गया, अब आज आए ही नहीं है। उनका लग रहा है बदलते दौर में फिजाएं बता रही है कि मौसम सुधर जा रहा है। इसके साथ के नए संकल्प के साथ आज मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के सानिध्य में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के नाते अमेठी की सेवा में आज मैंने अपना नामांकन अमेठी की जनता के आशीर्वाद, समर्थकों के सहयोग से भरा। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरणों को नए सिरे से खंगाला है और इसकी शुरुआत 2014 के चुनाव के दौरान देखी गई थी। तब 2014 के लोकसभा चुनाव में 25 ओबीसी और 17 दलित उम्मीदवारों को यूपी के मैदान में उतारकर सोशल जस्टिस का नया समीकरण बिठाने की कोशिश की गई थी।
कोशिश रंग भी लाई और कुर्मियों की छोटी मगर ताकतवर पार्टी अपना दल जोरेवाल को 2 सीटें दी गई और नतीजा एनडीए ने 73 सीटें जीतकर यूपी में इतिहास बना दिया। इलेक्शन डेस्क, प्राइम टीवी। तो राष्ट्रपति में इतना है, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो एज ए 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।